कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कांटा से, जो डेडमैन वंडरलैंड के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है। तभी उसकी दोस्त मिमी आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कांता बताता है कि वो एक नए जेल के बारे में देख रहा है। वो अभी खुला है और जल्द ही उनका स्कूल उन्हें वहां ले जाएगा। मिमी हैरान होकर पूछती है कि कौन सा स्कूल बच्चों को जेल दिखाता है। कांता बताता है कि ये जेल बहुत यूनिक है क्योंकि इसे एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह बनाया गया है और लोग इसे देखने जरूर आएंगे। तभी घंटा का एक और दोस्त आता है और वो तीनों कल की बातें और आगे के प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं। बेल बजती है और सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी घंटा का ध्यान विंडो पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक आदमी है। इससे पहले घंटा कुछ समझ पाता, वो अपने दोस्तों को उस आदमी के बारे में बताता है। तो आदमी तुरंत क्लासरूम पर हमला कर देता है। गांधा बेहोश हो जाता है। जब गांधा को होश आता है तो उसके हाथ और कपड़ों पर खून लगा होता है। वो मिमी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन तब उसे पता चलता है कि मिमी मर चुकी है और जिस आदमी को उसने देखा था उसने मिमी का सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो आदमी तुरंत कांता पर भी हमला करता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता बल्कि उसकी छाती पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर कांता खुद को हॉस्पिटल में पाता है। पुलिस आती है और कांता को गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि उसने अपने सभी क्लासमेट्स की जान ली। कांता को समझ नहीं आता कि उसे दोषी क्यों माना जा रहा है। पुलिस को लगता है कि कांता ही अकेला बचने वाला है। इसका मतलब ये है कि उसी ने सबको मारा है। एनीमे ये दिखाना चाहती है कि किसी बड़े हादसे में अगर आपकी जान बच जाती है तो आपको दोषी बना दिया जाता है। एक लॉयर आता है जो कांता को अपने साथ ले जा रहा होता है। रास्ते में कांता बताता है कि क्लासरूम पर एक लाल कपड़े पहने हुए आदमी ने हमला किया था जो थर्ड फ्लोर पर उड़ रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। गांता कहता है कि उसे भी चोट लगी थी, अपने सीने पर देखो, लेकिन गांता देखता है कि उसके सीने पर कोई निशान नहीं है। लॉयर को लगता है कि गांता अभी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि गांता को जेल भेजा जाएगा, जहां उसे फांसी की सजा दी जाएगी। गांता बार बार कहता रहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी वहाँ कुछ पेरेंट्स के बच्चे आते हैं और गांता को पीटने लगते हैं। मिमी के फादर भी आते हैं और उसे पीटने लगते हैं। मिमी के फादर का फ़ोन जब नीचे गिरता है तो उसमें एक वीडियो चालू हो जाता है जिसमें गांता लॉयर से बात कर रहा होता है और कहता है कि ये सब उसी ने किया था। गांता कहता है कि उसे पता था कि उसकी एज 18 प्लस नहीं है तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उसे इनोसेंट समझेंगे, इसलिए उसने पहले दोस्तों की जान ली और फिर जिस वेपन से मारा था उसे छुपा दिया। अब गांता समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। वही डेडमैन वंडरलैंड में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए वो गाना गा रही होती है और उसे एहसास होता है कि गांता आने वाला है। वो कहती है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। गांता को डेडमैन वंडरलैंड के अंदर भेजा जा रहा है। कई साल पहले टोक्यो में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी डूब गई थी। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जापान ने डेडमैन वंडरलैंड नाम का एक जेल बनाया जहां लोग आकर घूम सकेंगे। ये एक ऐसा जेल था जहां लोग घूम सकते थे, इसलिए दूर दूर से लोग आते थे और जापान का रेवेन्यू बढ़ जाता था। ये एक प्राइवेट जेल है। गांधा जैसे ही एंटर करता है उसे वहाँ की कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है। एक वार्डन जिसका नाम माकीना है गांधा और बाकी क्रिमिनल्स को समझाती है कि ये एक ऐसी जेल है जहाँ वो उनसे करतब यानी स्टंट्स परफॉर्मेंस करवाते हैं ताकि लोग आए और पैसा लुटाएं, इसलिए उन्हें वैसा ही करना होगा जैसा वो कहेंगे। उनके गले में एक टूल बांधा गया है जिसकी मदद से वो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं अगर वो भागने की कोशिश करें। तभी एक दूसरा कैदी गांधा से टकरा जाता है और उसका सामान चुरा लेता है, फिर माफी मांगकर सामान लौटा देता है। मकीना गांधा को सामान चुराने के लिए उस कैदी को शॉर्ट से काट देती है और उसके सर पर पांव रख के बोलती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। लॉयर तमाकी माकीना से मिलता है और कहता है कि गांधा का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। माकीना को समझ नहीं आता कि तमाकी इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है क्योंकि गांधा की मौत तो तय है। तमाकी कहता है कि उसे बस जल्दी काम करना पसंद है। गांधा वंडरलैंड में काम कर रहा होता है। काम के दौरान वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि उसे भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। तभी वो लड़की व्हाइट कॉस्ट्यूम वाली गांधा के सामने आती है और कहती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जब वो गांधा पर हमला करना शुरू करती है तो गांधा लगातार खुद को बचाता है। लड़की कहती है देखा, तुम मरना नहीं चाहते, सिर्फ बोल रहे हो। गांधा उस लड़की को गौर से देखता है और उसे मिमी की याद आती है। वो लड़की का नाम पूछता है लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती और कहती है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो कहती है कि उसे पता है गांधा का नाम क्या है और उसे विश्वास
है कि उसने अपने दोस्तों की जान ना ही ली होगी। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बाकी कैदी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें पता था कि गांता ने क्या किया है, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। लड़की गांता को बचाती रहती है, लेकिन तभी एक कैदी पीछे से आकर उसके सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। गांता उस लड़की को प्रोटेक्ट करने का फैसला करता है, जबकि वो खुद मुसीबत में है। लॉयर तमाकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बताता है कि उसे पता है गांता बेगुनाह है और उसने किसी आदमी को देखा था। गांता जब पिट रहा होता है तब उसके सीने में दर्द होता है। तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि बिल्डिंग पर ब्लास्ट हुआ है और स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा है। गांता तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उसे बचाने का फैसला करता है। साथ ही वो उस आदमी से बदला लेने का भी फैसला करता है जिसने उसकी पूरी क्लास की जान ली थी। गांता की छाती का दर्द उसकी पावर बन जाती है और उस पावर की मदद से वो गिर रहे स्ट्रक्चर्स को तोड़ देता है। दूसरी तरफ वंडरलैंड के अंदर एक कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला होता है और उसे डेथ पेनल्टी दी गई है। मकीना उसे समझाती है कि ऐसा मत करो। कैदी कहता है कि उसे वो कैंडी चाहिए। मकीना कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ज़्यादा बची नहीं है, तो कैंडी देकर कोई फ़ायदा नहीं। उस कैदी का कॉलर एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आँख और मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी जान चली जाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ सभी कैदियों को एक स्पेशल कैंडी खानी पड़ेगी जो यहाँ बनाई जाती है। कांता बच जाता है और सोचता है कि ये सब कैसे हुआ। वही वो लड़की नींद से उठने के बाद अपना नाम बताती है शीरो। शीरो गांता को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि गांता ने उसकी जान बचाई है। दोनों अच्छे दोस्त बनने का फैसला करते हैं। शाम को मकीना कंप्यूटर स्क्रीन पर इस हादसे को देखती है और उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अपने आप नहीं गिरा था, उसे गिराया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, लॉयर तमाकी था। मकीना का ध्यान गांता की पावर पर भी जाता है जिसकी मदद से उसने अपनी और शीरो की जान बचा ली। गांता मेडिकल रूम में आता है। डॉक्टर सबसे पहले पूछती है कि क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली। गांता कहता है कि उसे इसके बारे में नहीं पता है। तभी वो लड़का जो पहले ही गांता से टकराया था वहाँ आता है और बताता है कि उसने जानबूझकर गांता की कैंडी अपने पास रख ली थी और इस वजह से माकीना ने उस पर हमला किया था। वो लड़का जिसका नाम यू गांता को बताता है कि यह जगह नरक से कम नहीं है और अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इनकी हर बात माननी पड़ेगी। शीरो वहाँ आती है और गांता से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ खेले। यू को लगता है कि शीरो का मतलब है कि वो डॉग रेस में पार्टिसिपेट करे। ये एक रेस है जिसमें सारे कैदी पार्टिसिपेट करते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं जो एक कार्ड में ट्रांसफर किए जा सकते हैं जो सिर्फ प्रिजन में इस्तेमाल हो सकते हैं। इन पैसों से अच्छा खाना और अपनी सजा भी कम करवाई जा सकती है। कांता को बहुत भूख लगी थी तो उसे लगता है कि उसे इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। शीरो भी उसे सपोर्ट करती है। रास्ते में मकीना कांता को मिलती है और उसे रेस के रूल्स अच्छे से जान लेने को कहती है। यू तमाकी यानी लॉयर को कॉल करता है और बताता है कि गांता इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लॉकर रूम में गांता रेस के रूल्स पढ़ रहा होता है। यू वहां आता है और बताता है कि उसका नाम यू है। दोनों अच्छे दोस्त बनने का वादा करते हैं। तभी वहाँ कुजूजी आता है। ये एक ऐसा कैदी है जिसे सब डरते हैं क्योंकि वो ताइक्वांडो में बहुत अच्छा है। कुजूजी ने एक लड़की से नंबर मांगा था, मना करने पर उसने उसे पीटा था और इस वजह से उसे जेल भेजा गया था। कुजूजी गांता पर हमला करता है और कहता है कि उसने उसके सामने सर क्यों नहीं झुकाया। वो यू पर भी हमला करता है। वो सभी कैदियों से कहता है कि कोई भी रेस से अपना नाम वापस नहीं लेगा क्योंकि वो इस रेस को जीत कर सारा प्राइज मनी अपने पास रखेगा। वो गांता को पीटने लगता है। फिर वहाँ आती है और गांता के लिए पेस्ट्री लाती है। वो जब गांता के पास जा रही होती है तो गलती से उसका पाँव कुजूजी पर आ जाता है। कुजूजी गुस्से में उसे पंच मारने वाला होता है। तभी मकीना आती है और उसे रोकती है। मकीना कुजूजी की बॉडी पर कट लगाती है और उसे वार्निंग देती है। यू को बहुत चोट लगी होती है तो रेस से बाहर हो जाता है। शीरो गांता को पेस्ट्री देने की कोशिश करती है लेकिन गांता मना कर देता है और कहता है कि उसे रूल बुक पढ़नी होगी। गांता को पता चलता है कि उनके गले का कॉलर लगातार उनकी बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट करता रहता है और उस पॉइजन का एंटीडोट उस कैंडी के अंदर होता है। हर कैदी को लगातार वो कैंडी खानी पड़ती है और अगर कोई कैदी 3 दिन तक वो कैंडी नहीं खाता तो उसकी जान चली जाएगी। कैंडी इतनी महंगी है कि उसे पाने के लिए लगातार रेस करनी होगी। गांता समझ जाता है कि उसे हर रेस जीतनी होगी। लॉयर तमाकी को पता चलता है कि गांता रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वो इस गेम को गांता के लिए बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तमाकी को पता होता है कि इस गेम में काफ़ी सारे प्रिजनर्स मर जाएंगे, इसलिए वो अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को पहले ही बोल देता है कि जैसे ही कोई मरे उस जगह को साफ कर दिया जाए। ऑडियंस को ये सब एक नाटक लगना चाहिए। रेस स्टार्ट होती है। पहला ऑब्स्टेकल है ब्लेड से बचकर दूसरी तरफ जाना। काफ़ी सारे कैदी जान गंवा देते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है।
ऑडियंस को लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये रियल भी होता तो। दूसरा ऑब्स्टेकल है बंजी जंपिंग, जहां उन्हें एक रस्सी चुननी है और उसके साथ कूदना है। अगर उन्होंने गलत रस्सी चुनी तो वो जमीन पर गिरेंगे। शीरो कांता से कहती है कि वो भी उसके साथ कूदेगी। कांता की किस्मत अच्छी थी, उसे छोटी रस्सी मिली और वो बच गया। शीरो को बड़ी रस्सी मिली, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जान बचा ली। तीसरा राउंड है जहां सभी कैदियों को सीधी लाइन में भागना है और उन पर तीर छोड़े जाएंगे। उन्हें तीरों से बचकर आगे बढ़ते रहना है। रास्ते में काफी सारे गड्ढे हैं जिनमें गिरने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। कुजूजी अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो तीरों से बच जाए। कांता शीरो की मदद लेता रहता है। चौथा राउंड है जहां रास्ते में बलून्स दिख रहे हैं। इन बलून्स पर कूदते हुए आगे तक जाना है। अगर गलत बलून पर कूदा गया तो सीधा एसिड्स के भरे पानी में गिर जाओगे। कांता शीरो की मदद से इस राउंड को भी पार कर लेता है। शीरो कांता को एक और बात बताती है कि रूल को कभी फॉलो मत करना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो मार दिए जाओगे। कांता शीरो की मदद लेता है और इसकी मदद से वो लोग फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। फाइनल राउंड में कांता और कुजूजी का मुकाबला होने वाला है। कुजूजी कांता को बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। इस राउंड में एक बॉल उछाली जाएगी और दोनों कैंडिडेट उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्हें बॉल लेकर लगातार दौड़ते रहना होगा, क्योंकि फ्लोर लगातार टूटता रहेगा और आखिर में जो बचेगा वो गेम जीतेगा। कांता के पास बॉल होती है और वो दौड़ रहा होता है। काफी सारे फ्लोर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन दोनों आखिरी में एक फ्लोर पर आ जाते हैं। कुजूजी कांता को टॉन्ट मारता है कि तुम एक मास मर्डरर हो। कांता को गुस्सा आता है और वो बॉल उसके चेहरे पर मारता है और कहता है कि मैं कोई मास मर्डरर नहीं हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी है तो मैं तैयार हूँ। बॉल शीरो के हाथ में होती है। कांता दौड़कर कुजूजी को बीच में ले आता है ताकि उसके पास नीचे गिरने के सिवाय कोई रास्ता ना बचे। तभी शीरो नीचे गिर रही होती है। कुजूजी सेफ्टी तक जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। शीरो गिरने से पहले बॉल कांता की तरफ फेंक देती है ताकि कांता मैच जीत जाए, लेकिन कांता को फैसला करना होता है कि उसे जीतना है या अपने दोस्त को बचाना है। कांता शीरो की जान बचाने का फैसला करता है। रेस तो खत्म हो जाती है, लेकिन कोई भी विनर नहीं बनता। ऑडियंस को गुस्सा आता है। कांता ने कैंडी खरीदने का मौका खो दिया, लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। लॉयर तमाकी काफी सारे लोगों के बीच बैठा होता है जो प्रिजन को फंडिंग देते रहते हैं। वो लोग तमाकी से पूछते हैं कि डॉग रेस की वजह से काफी सारे प्रिजनर्स की जान चली गई। तमाकी बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते और चुपचाप फंडिंग देते रहना, क्योंकि ये वही जगह है जहां उस मास्क्ड आदमी को बंदी बना के रखा है। कांता शीरो के साथ पेस्ट्री खा रहा होता है। कांता सोचता है कि आज उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि आज तीसरा दिन है और उसने एक भी कैंडी नहीं खाई। बाकी कैदी डॉग रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांता अपने सेल के अंदर बैठा लगातार मिमी के फादर को लेटर लिख रहा होता है कि उसे माफ़ कर दें, उसकी कोई गलती नहीं थी। कांता को लगता है कि आज उसकी जान चली जाएगी और वो अपने आखिरी समय में सबसे माफ़ी मांगना चाहता है। तभी यू आता है और बताता है कि उन दोनों को एक ही सेल दिया गया है। यू कांता को उसकी कैंडी देता है और कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि अगली बार अगर मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम वैसे ही करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। यू सोचता है कि कांता इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि तमाकी उस पर नज़र बनाए रखना चाहता है और उसके लिए उसने यू को चुना है और उसे स्पेशल परमिशन भी दे रखी है। तमाकी को कॉल आता है और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि रेड मार्क्स वाला आदमी जिसको उन्होंने बंदी बना रखा था वो सिक्योरिटी तोड़कर भाग चुका है। यू और कांता आपस में बात करते हैं और खाते रहते हैं। यू हर बार खाने का पैसा देता है। कांता यू का शुक्रिया करता है। यू को शक होने लगता है कि क्या कांता ने सही में खून किया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो सबकी रिस्पेक्ट करता है और किसी से लड़ना नहीं चाहता। कांता जब आइसक्रीम खा रहा होता है तो उसे अपने दोस्तों की याद आती है। कांता के सीने में फिर से दर्द होने लगता है और उसकी थोड़ी देर बाद वो रेड मैन वहाँ आ जाता है। वो आते ही अपनी पावर से एक ऐसा विंड फोर्स क्रिएट करता है कि अगर उसकी चपेट में कोई आएगा तो उसके बॉडी पार्ट कट जाएंगे। काफी सारी कैदियों की जान चली जाती है। यू को भी चोट लग जाती है। कांता डिसाइड करता है कि अब वो अपनी वजह से किसी और दोस्त की जान नहीं जाने देगा। कांता अपने अंदर की पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से रेड मैन पर हमला करता है, लेकिन रेड मैन को कुछ नहीं होता और वो भागने लगता है। कांता उसका पीछा करता है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। तमाकी इन दोनों की फाइट देख रहा होता है और उसे बहुत मजा आता है। वो कहता है कि कांता को चुन कर सही किया। अगर कांता अपनी पावर पर काबू पा लेता है तो ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है। कांता की पावर देखने के बाद यू डर जाता है और सोचता है कि उसे तमाकी के साथ अपना डील तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि कांता एक मॉन्स्टर है।
कांता को होश आता है तो मेडिकल रूम के अंदर होता है और शीरो भी वहाँ होती है। कांता को लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जब उसकी नज़र बाकी कैदियों पर जाती जाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। कांता को पता चलता है कि जिस रेड मैन को उसने अपने क्लासरूम के सामने देखा था वो इसी वंडरलैंड के अंदर रहता है और उसके पास भी वही पावर है जो उसने रेड मैन के पास देखी थी। सभी कैदी आपस में बात करते होते हैं कि रेड मैन को उन लोगों ने 1 साल पहले भी इसी वंडरलैंड के अंदर देखा था और अभी उसे पकड़ लिया गया है और ब्लॉक जी में रखा गया है। गांता ब्लॉक जी में जाने का फैसला करता है। मकीना को अपने साथियों से गांता की पावर और कैदियों के घायल होने के बारे में पता चलता है तो मकीना डिसाइड करती है कि वो गांता को तुरंत पकड़ लेगी। मकीना को लगता है कि गांता के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से वो कितने लोगों की जान ले सकता है। इसलिए मकीना चाहती है कि गांता को गिरफ्तार कर लिया जाए और कहीं और रखा जाए। मकीना ये भी बोलती है कि वंडरलैंड के अंदर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर दी जाए और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा जो 4 साल पहले एक बहुत बड़े क्रिमिनल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मकीना एक अनाउंसमेंट करती है जहां वो सभी कैदियों को बोलती है कि तुम्हें अपने सेल के अंदर वापस जाना होगा और गांता को बोलती है कि तुम तुरंत आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। तमाकी लगातार यू को बोल रहा होता है कि तुम्हें गांता पर और भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी होगी। यू मना करता है। तमाकी उसे पैसों का लालच देता है और यू मान जाता है। गांता को पता चलता है उसे पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो लगातार शीरो के साथ भाग रहा होता है ताकि वो किसी तरीके से ब्लॉक जी तक जा सके। रास्ते में उसे यू मिलता है और वो उसे सारी बात बता देता है। यू बोलता है कि तुम ब्लॉक जी तक जा ही नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक जी एग्जिस्ट ही नहीं करता। शीरो बोलती है कि उसने ब्लॉक जी देखा है और वो उन दोनों को वहां तक ले जा सकती है। तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है जो तुरंत गांता को आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि उतनी देर में शीरो एक वेंट ओपन करती है और तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। तीनों नीचे पहुंच जाते हैं लेकिन रोबोट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। रोबोट का प्राइमरी टारगेट कांता है। यू रोबोट पर हमला करके उसका स्विच ऑफ निकाल लेता है जिसकी वजह से रोबोट कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। इतनी देर में ये लोग ब्लॉक जी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग ब्लॉक जी के अंदर जाते रोबोट फिर से अपनी पावर गेन कर लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। मकीना हैरान थी कि जब उसे ब्लॉक जी के बारे में पता चलता है। रोबोट लगातार गांता पर हमला कर रहा होता है। गांता सोचता है कि उसकी वजह से यू की जान भी खतरे में पड़ गई है। तभी शीरो एक पंच मारती है रोबोट को और जो दूर फेंक देती है। गांता अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ एक ऐसा आदमी आता है जो आते ही रोबोट को बीच में से काट देता है। इस आदमी के पास भी वैसी ही पावर है जो गांता के पास है। यही वो क्रिमिनल है जिसको रोकने के लिए 4 साल पहले इस रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। गांता को लगता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके सभी दोस्तों की जान ली, इसलिए वो तुरंत उसे फाइट करने के लिए चला जाता है। क्रिमिनल अपने हाथों में कट लगाता है और अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है गांता से लड़ने के लिए। क्रिमिनल गांता की बॉडी पर काफी सारे कट लगा देता है। गांता हैरान था कि ये आदमी अपने ब्लड का इस्तेमाल वेपन्स बनाने के लिए कर रहा है। तमाकी को इन दोनों की फाइट के बारे में पता चलता है और वो वहाँ सिक्योरिटी को भेज देता है। क्रिमिनल गांता को बोलता है कि हम दोनों की फाइट कल होने वाली है। गांता एक आयरन रॉड की मदद से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। क्रिमिनल उसके आयरन रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो। कांता को इस बात का एहसास होता है कि अगर उसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो वो अब उसे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा। कांता धीरे धीरे समझ रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। फिर वो अपने हाथ पर कट लगाता है और अपने खून की मदद से एक गोली बनाता है और उस गोली से उस क्रिमिनल पर हमला कर देता है। क्रिमिनल अपने वेपन से उसकी गोली को रोक तो लेता है लेकिन उसकी गोली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके वेपन को तोड़ देती है और सीधा क्रिमिनल के सीने में लगती है। क्रिमिनल गांता से बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में मज़ा आने वाला है क्योंकि लग रहा है कि तुम अपनी पावर को धीरे धीरे अब जान रहे हो। गांता समझ जाता है कि वो आदमी नहीं है जिसको वो ढूंढ रहा है। गांता इस क्रिमिनल से पूछता है कि उसे इस पावर के बारे में और जानना है। क्रिमिनल बताता है कि मेरा नाम सेंजी है और तुम्हारे अलावा ऐसी पावर कईयों के पास है और इस पूरे एरिया को इसलिए बनाया गया है ताकि हम जैसे लोगों को यहाँ कैद करके रखा जा सके। सेंजी फिर से गांता पर हमला करने चला जाता है। तभी बीच में शीरो आती है और सेंजी को ऐसा करने से रोक देती है। सेंजी शर्माने लगता है जब उसे पता चलता है कि शीरो एक लड़की है क्योंकि शीरो उस पर चढ़ गई थी। तो सेंजी दूर हो जाता है। सेंजी बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए। तभी ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और सेंजी और गांता दोनों को बेहोश कर दिया जाता है। शीरो लगातार हमला करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शीरो और यू को भी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। तमाकी अपने गार्ड्स को बोलता है कि यू को वापस जाने दो। एक गार्ड पूछता है कि शीरो पर कोई नंबर क्यों नहीं है। तमाकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। मकीना भी अपने आदमियों को उस तरफ भेजती है जहां गांता और सेंजी की फाइट हुई थी।
लेकिन मकीना को पता चलता है कि ना तो वहाँ कोई रोबोट है और ना ही फाइट के कोई सबूत। मकीना समझ जाती है कि जरूर तमाकी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। यू और शीरो को जब दूसरे सेल में ले जाया जा रहा होता है, ये पूछता है कि ब्लॉक जी को छुपाकर क्यों रखा गया था। गार्ड्स बताते हैं कि ब्लॉक जी के अंदर ऐसे प्रिजनर्स को रखते हैं जिनमें ब्लड कंट्रोल करने की पावर है। गांता की जब आंख खुलती है तो खुद को एक एक्सपेरिमेंट टेबल पर पाता है। तमाकी वहां आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। तमाकी बोलता है कि उसे पता है कि गांता ने अपने दोस्तों का खून नहीं किया था और उसी ने गांता को इस केस में फंसाया था ताकि वो इस प्रिजन के अंदर आ सके। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो गांता की पावर का इस्तेमाल कर सके। तमाकी गांता को बिजली के झटके देता है और बताता है कि कल तुम्हें संजी के साथ फाइट करना होगा। ब्लॉक जी के अंदर वो लोग स्पेशल पावर के लोगों को एक दूसरे से साथ फाइट करवाते हैं और यहाँ काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। अगर तुम अपना मैच जीत जाते हो तो तुम्हें डॉग रेस से भी ज्यादा पैसे दिए जाएंगे और तमाकी खुद गांता को काफी सारे एंटीडोट भी देगा। अगर तुम लगातार काफी सारे मैच जीत गए तो वो उसे उस आदमी से मिलाएगा जिसकी उसकी तलाश है, यानी उस रेडमैन की जिसने उसके सभी दोस्तों की जान ली थी। गांता बोलता है कि मैं उस आदमी को और तुम्हारी जान ले लूंगा। तमाकी गांता को एक वीडियो दिखाता है जहाँ एक अजीब टाइप का पैरासाइट था जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और लोगों के अंदर ये ब्लड टाइप की पावर आ जाती थी। मकीना डायरेक्टर के पास जा रही होती है लेकिन गेट पर उसे रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि डायरेक्टर अभी नहीं है। गांता और सेंजी की फाइट होने वाली है। हर किसी को लगता है कि ये फाइट अनफेयर है। सेंजी अपने वेपन का इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए। गांता तुरंत ही अपने हाथ में से खून निकालता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। गांता अपने खून की मदद से काफी सारे बुलेट्स बनाता है और लगातार सेंजी पर हमला करता है, लेकिन सेंजी दोनों ही बुलेट्स को बीच में से काट देता है और बचाता है। गांता की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि बुलेट बनाने के लिए उसने काफी सारा ब्लड इस्तेमाल कर लिया है। गांता को चक्कर आ रहे होते हैं। सेंजी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और पेड़ को काट देता है। गांता बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसे बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती हैं जहां वो शीरो को देखता है। सेंजी गांता की जान नहीं लेने का फैसला करता है, लेकिन गांता उसका पीछा नहीं छोड़ता और बोलता है कि मैं फाइट करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। सेंजी भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए। गांता अपने बुलेट की मदद से तुरंत ही एक सामान पर हमला करता है जो ऊपर लटक रहा था। वो सामान जब नीचे गिर रहा होता है तो सेंजी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और सेंजी उसे काट देता है। गांता को सेंजी के करीब जाने का मौका मिल जाता है और वो उसके करीब जाते ही उसके पुराने वाले घाव पर हमला करता है और उसके सीने पर हमला करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। यू और शीरो के सीन में यू एक आदमी से इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है कि ब्लॉक जी तक कैसे जा सकते हैं। आदमी पैसे मांगता है। यू उसे पैसे देकर उस रास्ते का पता लगा लेता है। रास्ते पर जाते समय यू शीरो को बोलता है कि तुम्हें शांत रहना होगा। गांता फाइट जीत चुका है और सेंजी ने अपनी हार मान ली। सेंजी गांता को बोलता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सेंजी ने इसलिए हार मान ली थी क्योंकि चोट लगने की वजह से उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है। गांता देखता है कि टीवी स्क्रीन पर सेंजी को बंदी बनाकर रखा गया है। सेंजी ने हार मान ली थी तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। मशीन पर आंख लिखा आता है। इसका मतलब है कि अब सेंजी की एक आंख निकाली जाएगी। गांता देखता है कि उसकी आंखों के सामने सेंजी की एक आंख निकाल ली जाती है। शीरो कमांड टावर के अंदर चली जाती है और वहां के सभी गार्ड्स को हरा देती है। शीरो को पता चलता है कि यू ने उसे धोखा दिया क्योंकि यू उसे चारा बनाना चाहता था ताकि सभी गार्ड शीरो की तरफ चले जाएं और वो अकेला ही ब्लॉक जी तक पहुंच जाए। यू ब्लॉक जी की तरफ जाने वाला ही था कि वो देखता है कि कमांड टावर पर एक ब्लास्ट होता है और वहां के गार्ड्स के बॉडी के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। यू शीरो को देखता है और उसे पता चलता है कि शीरो के पास भी ऐसी पावर है। शीरो उसकी तरफ स्माइल कर रही थी लेकिन तुरंत बेहोश हो जाती है। गांता एक लड़की के हाथ में से फ्लावर छीनने वाला आदमी से उसकी प्रोटेक्शन करता है और उसे अपना खाना दे देता है। वो आदमी गांता का खाना खा जाता है लेकिन उसकी भूख तब भी नहीं मरती और वो फ्लावर पॉट भी मांगता है। फिर ये दोनों उस लड़की के सेल में जाकर छुप जाते हैं। लड़की अपना नाम मीना बताती है। मीना गांता को बताती है कि उसके फादर उसे पीटा करते थे और एक दिन जब वो उसे पीट रहे थे तब उसकी पावर एक्टिवेट हो गई जिसकी वजह से उसने अपनी फादर की जान ले ली। गांता बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें। ये दोनों भाग ही रहे होते हैं कि तुरंत ही कुछ पाइप्स आकर गिरने वाले होते हैं इन दोनों पर। गांता मीना की जान बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। गार्ड्स आते हैं और इन दोनों को अलग अलग सेल में रखने का फैसला करते हैं और बताते हैं कि अगली फाइट
अब तुम दोनों के बीच होने वाली है। अगला दिन आता है जब इन दोनों को आपस में फाइट करना होगा। कांता बोलता है कि हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीना तुरंत ही अपने कान में से खून निकालती है, कांता के पाँव पर हमला करती है ताकि कांता इधर उधर भाग ना पाए। मीना बताती है कि मैं एक साइको हूँ, मुझे लोगों का खून करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तुमसे जितनी भी बातें कल बोली थी वो सब झूठ थी। कांता को गुस्सा आता है और वो भी हमला करने लग जाता है मीना पर। तभी वहाँ यू आ जाता है क्योंकि उसने एक गार्ड पर हमला किया था और उसके कपड़े पहनकर वो यहाँ आ गया। यू रिवील करता है कि मीना उसकी सिस्टर है। यू मीना को बोलता है कि उसे पता है कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, लेकिन अब उसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसी भी है यू उसकी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन मीना को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है अपने भाई को टॉर्चर करने के लिए और फिर लगातार उसे पीटने लगती है। मीना बताती है कि उसे अपनी फैमिली से कभी प्यार था ही नहीं और ना ही उसके भाई से। उसने बस सबका इस्तेमाल किया ताकि वो अपना फ़ायदा निकाल सके। कांता मीना के हाथ पर हमला करके यू की जान बचा लेता है। मीना तुरंत कांता के हाथ बांध देती है। कांता अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि मीना के डायरेक्ट पास आकर उस पर हमला करता है, जिसके बाद मीना हार जाती है। कांता जब मीना को देखने आता है कि वो कैसी है तो तुरंत ही पूरा एरिया हिलने लग जाता है। मीना को एक फ्लैशबैक आता है कि जहाँ उसकी माँ जब उसे छोड़कर जा रही थी उसका भाई वहाँ आया था उसकी जान बचाने के लिए और इस बार भी उसके भाई ने ही उसकी जान बचाई। कांता को लगातार शीरो की याद आने लगती है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शीरो के साथ बचपन में खेल चुका है। हमें पता चलता है कि शीरो वही रेड मैन है जिसने गांता के स्कूल पर हमला किया था। गांता सेंजी से मिलता है और सेंजी गांता को बोलता है कि तुम्हारे जितने भी हमले हैं उनके अंदर काफ़ी सारा गैप है और उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। गांता यू के पास जाता है और पूछता है कि शीरो कहाँ है। गांता बताता है कि उसे याद आया कि वो शीरो के साथ पहले भी खेल चुका है। गांता की तरफ जा रहा होता है तभी एक लड़की बीच में आ जाती है। वो गांता पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ कहीं ले जाती है। गांता को जब होश आता है तो ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम कारा है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम नागी है। नागी बताता है कि उसके पास काफ़ी सारे लोगों की ऐसी टीम है जो मिलकर यहाँ से भागना चाहती है। कांता बोलता है कि पहले उसे मीना की जान बचानी होगी। मीना के पनिशमेंट में केवल उसके बाल के कुछ टुकड़े काटे जाएंगे। तभी वहाँ एक मॉन्क आ जाता है यू को अपने साथ लेकर के। मॉन्क गांता पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ शीरो आती है और इस मॉन्क के हथियार को तोड़ देती है। नागी सभी टीम मेंबर्स को प्लान बता रहा होता है। वो बोलता है कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम लोग दुनिया को दिखाएं कि यहाँ क्या होता है। इन्हें एक ब्रिज पार करना होगा। इस ब्रिज पर एक वेट लिमिट है। तभी एक आदमी जिसके पास कांता की ही तरह ब्लड पावर है वो एक ब्रिज बना देता है। जैसे ही ये लोग ब्रिज के ऊपर चढ़कर दूसरी पार जा रहे होते हैं तुरंत ही वहाँ काफी सारे रोबोट आ जाते हैं। वो लोग इनके ऊपर एसिड से हमला करने लगते हैं। इस हमले में एक दो लोग वहीं मार दिए जाते हैं। कारा कांता को एक पेन ड्राइव देती है और बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। कारा ब्रिज को संभालती है। ये सब लोग दूसरी तरफ तो आ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इन्हें एलिवेटर की जरूरत पड़ेगी और एलिवेटर तभी चल पाएगा जब नागी और उसके साथी कंट्रोल रूम पर टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ नागी को पता चलता है कि रुकीरो ने उन्हें धोखा दिया है। रुकीरो बताता है कि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है। नागी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी पावर इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं थी। नागी का एक हाथ काट दिया जाता है। नागी अपने कटे हुए हाथ को उस लड़की की तरफ फेंक देता है और तुरंत रुकीरो के पास चला जाता है और उसे हराकर वो तुरंत ही लीवर को नीचे खींच देता है। सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मॉक अपनी आर्मी के साथ आ गए हैं। कांता के ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो सारे मार दिए जाते हैं और केवल अकेला कांता ही बचा होता है। शीरो कांता से पूछती है कि उस हार्ड ड्राइव को मुझे दो और उसके बाद वो एक ऐसे रूम में उस हार्ड ड्राइव को फेंक देती है जो रूम फटने वाला था। कांता उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी आखिरी उम्मीद भी हमारे हाथ से चली गई। शीरो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। तभी गांता एक पंच मारता है शीरो को और बोलता है कि अगली बार से मेरे सामने मत आना। गांता और सेंजी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी पर अजीब टाइप के सिंबल्स बन जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिलकर मॉक पर हमला करते हैं। नागी मॉक को रोके रखता है ताकि मॉक इस हमले को डॉज ना कर ले। मॉक मरने से पहले बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मैं यही चाहता था। नागी ने क्योंकि मॉक को लगातार पकड़े रखा था तो हमले की चपेट में वो भी आ जाता है। नागी मरने से पहले कांता को एक कैंडी दे जाता है। कांता जब कैंडी खा रहा होता है तो उसे कैंडी का स्वाद कड़वा लगता है। शीरो एक
गाना गाती है और फिर कांता को याद आता है कि उसकी माँ भी उसको बचपन में यही गाना गाकर सुनाया करती थी। कांता बोलता है कि इस गाने को गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांता बताता है कि जब वो आदमी मेरे हर एक क्लासमेट की जान ले रहा था और आखिर में मेरी जान लेने ही वाला था, तब उसने भी यही सेम गाना गाया था और तब से मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस एनिमे के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो आप इसके मांगा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एनिमे का कोई भी नया सीज़न नहीं आने वाला है, वो ऑलरेडी कैंसल हो चुका है। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और जितने भी न्यू मेंबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 11 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं 500 के 500 सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो है आई होप आप लोग कर दोगे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।